हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भगवान बुद्ध से संबंधित काफ़ी सारे आर्कियोलॉजी और साहित्यों के बारे में बात की है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे मिटे हुए इतिहास को पुनर्जीवित करने वाले या उसे दोबारा से ढूंढने वाले उन ग्रंथों, उन साहित्यों के बारे में जो हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग सारे साहित्यों को, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को तो काफ़ी समय पहले ही नष्ट कर दिया जा चुका था। ये पता लगाना मुश्किल था कि हमारी धरती के नीचे बुद्ध और उनसे संबंधित लाखों करोड़ों सबूत दबे हुए हैं। तो इससे संबंधित हमें बहुत सारे सबूत हमारे यहाँ आए बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखे गए साहित्यों से मिलता है। इनमें से आपने ज़रूर फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग के नाम ज़रूर सुने होंगे। ये सभी चीनी यात्री थे और हमारे देश में आए हमारे देश के ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिए। हमारे देश से तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जब हम इनके द्वारा लिखे गए अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम आर्कियोलॉजिकल, तो उससे हमें काफ़ी सारी स्पष्टता नज़र आती है और काफ़ी सारे सबूत ढूंढने में भी काफ़ी मदद मिली है। इसीलिए इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाहियान के बारे में, और ये जानते हैं जब फाहियान एक चीनी यात्री हमारे देश भारत में आता है तो वो उस समय क्या क्या देखता है, और जो देखता है उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में सब कुछ लिख डाला है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास को, हमारे अस्तित्व को मिटाने की लाखों लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन फिर भी जो सबूत थे वो सबूत आज धरती का सीना चीर के चीख कर अपने होने का, अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ा योगदान उस समय के साहित्यकारों को जाता है। इनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रमुख हैं, जिनके यात्रा वृत्तांत से हमें ये पता चलता है कि उस समय हमारे देश में क्या था, क्या नहीं था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा में उन्होंने तकरीबन 30 देशों का भ्रमण किया। वह चीनी यात्री थे। उनका जन्म चीन के उयांग नामक स्थान पर हुआ था तथा उनके बचपन का नाम कुण था। बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन एवं बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से वे चीन से चलकर भारत पहुंचे थे। वे स्थल मार्ग से भारत आए थे और समुद्र मार्ग से वापस गए। फाहियान ने भारत के बारे में जो समझा, जो देखा, वो उनकी यात्रा विवरण में दर्ज है। यात्रा विवरण के बारे में जो विवाद है वह यह है कि उन्होंने ये यात्रा विवरण अपनी कलम से लिखा है या नहीं। जो भी हो, इतना तो तय है कि फाहियान का यात्रा विवरण भारत के इतिहास, विशेषकर बौद्ध भारत के इतिहास के लिए बेहद ज़रूरी सामग्री उपलब्ध कराता है। फाहियान का यात्रा विवरण मूलतः चीनी भाषा में है। इसका बेहतरीन अंग्रेज़ी अनुवाद जेम्स लेगी महोदय ने किया है। जेम्स लेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से चीनी भाषा और साहित्य के पहले प्रोफेसर थे। बात है 1918 की,
नागरी प्रचारित सभा काशी से फायान का हिंदी में यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ। इसके अनुवादक जगमोहन वर्मा बस्ती जिले के रहने वाले थे। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की अच्छी जानकारी थी। बाद में उन्होंने पाली और प्राकृत का भी अध्ययन किया। जगमोहन वर्मा चीनी भाषा से वाकिफ नहीं थे। संयोग से एक चीनी श्रमण जिसका नाम वार्ड हुई था काशी आए और वर्मा जी के सानिध्य में संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वर्मा जी ने उसी चीनी छात्र से चीनी भाषा सीखी। जब जगमोहन वर्मा चीनी भाषा के जानकार हुए तब चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांत का हिंदी भाषा में अनुवाद करने की बात उनके मन में आई। परिणामतः एक दिन वे फायान की यात्रा विवरण को हिंदी में बखूबी अनुवाद करने में सफल हुए। यही अनुवाद 1918 में नागरी प्रचारिणी सभा से छपा। जगमोहन वर्मा उन्होंने जेम्स लेगी के अंग्रेजी अनुवाद का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि यात्रा विवरण के मूल पाठ से भी मिलान कर उसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया। मिसाल के तौर पर जेम्स लेगी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में आले से सांचे की दूरी 3 योजन बताई है, जबकि फायान ने मूल पाठ में यह दूरी 10 योजन बताई है। अनेक जगहों पर अपने मौलिक टिप्पणी भी दी, मगर इतना ज़रूर है कि वर्मा जी भी हिंदी अनुवाद में हिंदू अनुवाद के शिकार होते गए। मिसाल के तौर पर वर्मा जी ने जेम्स लेगी के मेक ऑफरिंग्स का हिंदी अनुवाद पूजा किया है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार श्रद्धा भाव संप्रेषण होना चाहिए, कारण कि पूजा मूलतः हिंदू धर्म के लिए रूढ़ है। दोस्तों, ये तो मैंने थोड़ी सी जानकारी दी फाहियान के बारे में। अब जानते हैं ह्वेनसांग के बारे में। भारत में इतना आकर्षण था कि यहाँ अनेक विदेशी आए और गए। अनेक सोना तो अनेक चांदी ले गए। ये तो चीनी बौद्ध यात्री थे जिन्होंने सोना चांदी नहीं बल्कि पुस्तकें ले जाना पसंद किया। स्वयं ह्वेनसांग ने 657 पुस्तकों की पांडुलिपियां साथ ले गए। इत्सिंग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि चीन से भारत और उनके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत्सिंग भी लगभग 400 ग्रंथों की पांडुलिपियां अपने साथ चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब 2 बौद्ध यात्री कोई 1000 पांडुलिपियां चीन ले गए तब 56 बौद्ध यात्री कितनी पुस्तकें ले गए होंगे। वाकई भारत बौद्ध साहित्य का अनोखा खजाना था। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में अपनी यात्रा का जो विवरण हमें प्रदान किया है उसका प्रथम अनुवाद आधुनिक काल में स्टैनिस्लैस जूलियन ने प्रस्तुत किया है। स्टैनिस्लैस जूलियन 1797 से 1873 फ्रांस के थे तथा चीनी विद्या के मर्मज्ञ विद्वान थे। 1850 के दशक में सर्वप्रथम उन्होंने ही ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। बाद में 1884 में सैम्यूल बिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। सैम्यूल बिल 1825 से 1889 चीनी भाषा से अंग्रेजी में सीधा अनुवाद करने के आधिकारिक विद्वान थे। उन्होंने न सिर्फ ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत बल्कि उनकी जीवनी भी अंग्रेजी में उपलब्ध कराई। ह्वेनसांग की एक जीवनी उनके मित्र हुई ली ने लिखी थी। बिल ने इसका अनुवाद ह्वेनसांग का जीवन लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नाम से किया है। बिल के बाद ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का श्रेय थॉमस वाट्स को जाता है।
थॉमस वॉट्स 1840 से 1901 प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ थे। थॉमस वॉट्स की आधार सामग्री पर रिच डेविड ने ह्वेनसांग की भारत यात्रा ऑन ह्वेनसांग्स ट्रेवल्स इन इंडिया लंदन 1904 को अंग्रेजी में संपादित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में दुनिया के एक से बढ़कर एक सभ्यताओं, साम्राज्यों तथा राजाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दुनिया का इतिहास लिखते हुए सबसे पहले किसी राजा का नहीं बल्कि यात्रियों के राजकुमार ह्वेनसांग को याद किया है। इससे दुनिया के इतिहास में ह्वेनसांग के महत्व को समझा जा सकता है। वे बड़े जीटव के ज्ञान पिपासु थे। रास्ते में बहुत मुश्किलें झेलीं, अनेक खतरों का सामना किया तथा ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार कर भारत आए। एक प्राचीन चीनी पुस्तक के हवाले से नेहरू ने ह्वेनसांग का हुलिया बताया कि वे सुंदर और लंबे थे, रंग ढंग नाजुक और आंखें चमकीली थीं। चाल ढाल गंभीर और शानदार था, रूप से तेज और मनोहरता टपकती थी। उनके व्यक्तित्व में पृथ्वी को घेरे हुए विशाल समुद्र की गंभीरता थी और जल में पैदा होने वाले कमल के समान शांति और सुषमा विराजमान थी। तब चीन के ताड़ वंश और भारत के वर्धन वंश का शासन था। सम्राट ताइचुंग के ज़माने में ह्वेनसांग भारत आए। 629 ईस्वी में चीन से चलकर हिंद चीन पहुँचे, फिर थाईशान पर्वत को लांघकर ताशकंद, समरकंद और अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुँचे और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने तथा कई जगहों में बरसों पढ़ने के बाद फिर अफगानिस्तान और दक्षिण चीन हिंद के रास्ते 645 ईस्वी में चीन वापस पहुँचे तथा जीवन के शेष दिन साथ ले गई पांडुलिपियों के अनुवाद में बिताए। ह्वेनसांग को भारत तक पहुँचने में लगभग 1 साल का समय लगा। वे कश्मीर से जालंधर, कुलूट तथा मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुँचे। थानेश्वर में मतिपुर, अहिच्छत्र एवं शांकाश्य होते हुए 636 ईस्वी के मध्य में उन्होंने कन्नौज में प्रवेश किया। कन्नौज से अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए पाटलिपुत्र से चलकर बौद्ध गया, फिर नालंदा। इसके बाद वे बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होते हुए पल्लवों की राजधानी कांची गए। कांची से आगे नहीं जा सके तथा उत्तर की ओर लौट पड़े। इस भ्रमण के दौरान ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों के दर्शन किए, बोध गया में बोधि वृक्ष की पूजा की तथा नालंदा में कोई 1.5 वर्षों तक निवास कर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन समाज और संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अपने ग्रंथ में उन्होंने अनेक स्थानों के नाम दिए हैं, जिससे 7वीं सदी का भूगोल समझने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। कई स्थानवाची नामों में हमें अन्य सूचनाएं भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर गाजीपुर को ह्वेनसांग ने चांचू कहा है। किसी ने चांचू का अर्थ बहादुरों का देश कहा है, तो किसी ने गर्जनापति कहा है और किसी ने गाधी क्षेत्र भी कहा है। दरअसल चांचू चीनी भाषा के 2 शब्दों का मेल है। चान का अर्थ विपस्सना और चू का अर्थ क्षेत्र होता है। इस प्रकार चांचू का पूरा अर्थ विपस्सना का क्षेत्र हुआ।
गाजीपुर कभी विपश्यना का मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। सारनाथ के निकट होने के कारण यह क्षेत्र बौद्ध स्थलों से भरा पूरा था। चान का एक उच्चारण रीति चेन है। चान चेन से चीन में एक बौद्ध पंथ चाआन का प्रचलन है। चान वस्तुतः बौद्ध शब्दावली झ्यान का बदला हुआ चीनी रूप है, जिससे संस्कृत में ध्यान बनता है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में जब गाजीपुर आए तब गाजीपुर के क्षेत्र में अनेक बौद्ध केंद्र थे, साथ ही संघाराम और स्तूप भी थे। अनेक इतिहास ग्रंथों एवं विवरण से चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा संबंधी संदर्भों का गलत इस्तेमाल भी किया गया है। मिसाल के तौर पर ह्वेनसांग ने प्रयाग में कुंभ मेले का कहीं जिक्र नहीं किया। बावजूद इसके कुंभ मेले के इतिहास को भी ह्वेनसांग से जोड़ दिया जा रहा है। दरअसल ह्वेनसांग ने प्रयाग में जिस आयोजन का जिक्र किया है वह मूल रूप से बौद्ध आयोजन था। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि तब प्रयाग का संगम 10 ली यानी 1 ली में 500 मीटर होते हैं। दोस्तों, ये चीनी यूनिट है। 10 ली के घेरे में विस्तृत है। दूर दूर तक बालू फैला हुआ है। भूमि ऊंची और सुहानी थी तथा इस महादान भूमि पर दान किए जाने का शुभारंभ बुद्ध देव की मूर्ति के अलंकरण से होता था, जहाँ की ह्वेनसांग कांची गए थे। कांची के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह राज्य 6000 ली में फैला हुआ है। राजधानी कांची है, जिसका क्षेत्रफल 30 ली है। भूमि उपजाऊ है, फल फूल बहुत हैं, लोग साहसी और ईमानदार हैं। भाषा और लिपि मध्य भारत से थोड़ी अलग है। राज्य में कई सौ संघाराम हैं। 10,000 महायानी बौद्ध भिक्षु हैं। अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा ने बौद्ध भिक्षु का अनुवाद साधु कर दिया है। अनुवाद साधु करने से भ्रम की गुंजाइश बनती है। यदि 10,000 साधु के आगे ह्वेनसांग स्पष्ट नहीं करते कि वे महायानी बौद्ध थे, तब इसे हिंदू साधु से भी जोड़ा जा सकता था। इसीलिए अनुवादक को एक एक शब्द जांच परख कर रखना चाहिए। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत न सिर्फ भारत की आंतरिक स्थिति से हमें अवगत कराता है, बल्कि भारत चीन संबंधी अनेक मामलों को भी उजागर करता है। इस प्रकार हम ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से ये पता लगा पाए हैं कि दोनों देशों के बीच विद्या का आदान प्रदान होता रहता था। तो दोस्तों, ह्वेनसांग द्वारा और फाहियान द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला? क्या आपको इस वीडियो द्वारा कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली? अगर मिली तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियो मैं बनाती रहूँगी। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम साथियों।